अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा, हम आपके आर्थिक विकास की समझ का पहला पाठ विकास पढ़ रहे थे। आज हमारा नया टॉपिक है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। अब अलग अलग देशों में और राज्यों में कंपैरिजन कैसे किया जाए, सीधी सी बात ये है। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे किया जा सकता है, कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ जो बात कही है वो सीधी सी है कि हर किसी के विकास के लिए जो डेफिनेशंस है वो अलग अलग, मतलब डेवलपमेंट के लिए डेफिनेशंस क्या है, डिफरेंट है। तो फिर हम कैसे किसी को डेवलपिंग कह सकते हैं और किसी को डेवलप कंट्री कह सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन कहा गया है। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इसकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वस्थ, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार ना रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? अब यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप किसी को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो, है ना, आपके क्लास के बच्चे हैं, तो आप कैसे अलग अलग उनको करोगे? उनमें जो समानताएं होंगी या तो उनके बेसिस पे करोगे, जो कॉमन चीज़ें होंगी उनमें, या जो डिफरेंट होगी। हो सकता है कि कोई ज़्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति या बच्चा कैसा हो, स्वस्थ ना हो, और कोई स्वस्थ बच्चा होकर ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला ना हो, क्योंकि सबकी बुद्धि कैसी होती है, एक दूसरे से अलग होती है। अब यहाँ पे एक और बात कही है कि बुद्धिमान व्यक्ति अगर है, मतलब विद्यार्थी है, तो हो सकता है कि उसको में अच्छा नेचर नहीं हो उसका, वो फ्रेंडली बिहेव नहीं करता हो सबके साथ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम तुलना कर सकते हैं। तो अब हम कैसे एग्जैक्ट पता करेंगे, उनमें तुलना कैसे बताएंगे? सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक। अब अलग अलग तरीके से हम उनकी तुलना कर सकते हैं, और हो सकता है कि हम जो पॉइंट रख रहे हैं वो दूसरे को समझ में नहीं आए, क्योंकि कैसे कैसे हो सकता है, अब किन किन बातों को लेकर हो सकता है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, फ्रेंडली है या नहीं, वो दूसरों की हेल्प करने का मतलब हेल्पिंग नेचर है या नहीं, उसका क्रिएटिविटी के ऊपर भी हो सकता है, या फिर मार्क कितने ओरिएंट किए हैं उस पर भी। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। अब अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी वो डेवलप कहलाती है, और जिसकी कम होगी वो उससे कम होती है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। अब यहाँ पे सिर्फ पैसे से नहीं कहा गया है, यहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और उसकी मात्रा कितनी है उस पर निर्धारित होता है। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं की अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब जो इनकम है उसी को इम्पोर्टेंट कहा जाता है। अब देश की आय क्या है? अब हमारी इनकम तो हमें समझ आती है, पर देश की आय क्या होगी? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश की सभी निवासियों की आय है।
इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। अब टोटल वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उनकी इनकम के अकॉर्डिंग किसी देश की निकाली जा सकती है, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। लेकिन कंट्रीज़ के लिए बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये एक सही नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो किसी में बहुत कम होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं, ये क्वेश्चन है। इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। अब औसत आय क्या होती है? जितनी इनकम है पूरी कंट्री की और जितनी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दो तो आपकी औसत इनकम निकल जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है और इसको पर पर्सन इनकम भी कह सकते हैं। अब पर्टिकुलर एक एक की तो निकाली नहीं जा सकती, तो जो कंप्लीट होती है किसी कंट्री की और वहाँ की पॉपुलेशन से उसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, इसलिए पर पर्सन की आसानी से निकाली जा सकती है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देश का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उससे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। अब यहाँ पे एक मार्जिन सेट कर दिया गया है कि किनको समृद्ध कहेंगे और किनको नहीं कहेंगे, निम्न कहेंगे किनको। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल $1820 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। और कुछ ऐसे देश जो समृद्ध हैं, ठीक है, कुछ मध्य पूर्व जो देश आते हैं, जो छोटे देश हैं, वो शामिल नहीं होते क्योंकि उन्हें क्या कहा जाता है, आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। आज के लिए हमारी क्लास में सिर्फ ये एक ही टॉपिक था। इसके आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। हमारा अगला टॉपिक क्या है? आय और अन्य मापदंड। आप लोग अपनी अपनी बुक परचेज़ कर लीजिए ताकि आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो।